नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। हाल ही में आप सब ने एक फिल्म देखी होगी, द कश्मीर फाइल्स। एक ऐसी फिल्म जिसने इस देश की आत्मा को झंझोड़ के रख दिया। हालांकि हम सब जानते थे कि आज से 30 साल पहले कश्मीर में एक ऐसा जेनोसाइड हुआ जिससे हजारों लाखों कश्मीरी पंडित बेघर हो गए। ये सवाल था भारत की डेमोक्रेसी के ऊपर। ये सवाल था आपकी और हमारी सहिष्णुता के ऊपर। एक्चुअली में वहां पर क्या हुआ था, ये इस फिल्म के जरिए हमारे सामने आया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ फिल्म मेकर्स को इस फिल्म को बनाने के लिए, और मैं अपील करता हूँ हर हिंदुस्तानी से कि वो इस फिल्म को देखे और समझे कि आज से 30 साल पहले कश्मीर की वादियों में क्या हुआ था। आज हम उस फिल्म के बारे में बात नहीं करने वाले। उस फिल्म और उस घटना के ऊपर बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे जो आपके सामने दोनों तरफ की दलीलों को रखेंगे। आज हम बात करेंगे कश्मीर में हुए एक ऐसे जेनोसाइड के बारे में कि जिसमें खून की एक बूंद तक नहीं गिरी, लेकिन हजारों लोगों की आत्माएं छन्नी हो गई। इतिहास में दबा एक ऐसा काला सच कि जिसके बारे में आज तक किसी ने बात नहीं की। देश की आजादी के बाद एक पूरी की पूरी कम्युनिटी के पीठ में ऐसा छुरा घोंपा गया जिसके बारे में हम आज तक नहीं जानते थे। हम बात करेंगे कश्मीर में बसे एक ऐसे समाज के बारे में जिसके बारे में शायद आज तक आपने कभी सुना नहीं होगा। उस समाज का नाम है वाल्मीकि समाज। हालांकि पिछले कुछ सालों में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ लगातार अपने भाषणों में इस समाज के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन इतना काफी नहीं है। और इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, द कश्मीर फाइल्स 2, ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि वहां पर कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में हमें आज तक कभी नहीं बताया गया। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि इस घटना के ऊपर कभी कोई फिल्म नहीं बनेगी, कोई वीडियो नहीं बनेगा, कोई प्रेस इसको कवर नहीं करेगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी इसके ऊपर बात नहीं करेगी। क्योंकि अगर उन लोगों को जस्टिस मिलना शुरू हो गया तो फिर वो काम कौन करेगा जो समाज में दबा हुआ एक वर्क कर रहा है। और ना ही हम ऐसी स्टोरी पर्दे पर देखना चाहते हैं। हम पर्दे पर टेररिज्म देख सकते हैं, हम पर्दे पर रोमांस देख सकते हैं, हम पर्दे पर कत्लेआम देख सकते हैं, हम पर्दे पर कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन हम पर्दे पर यह नहीं देख सकते कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की टट्टी अपने हाथों से अपने सर पर ढो रहा है। मैं इस वीडियो में असली फोटो और वीडियो ऐड नहीं करने वाला, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसे देखना ना मेरे बस की बात है ना आपके। कहानी शुरू होते 1957 में, जब जम्मू और कश्मीर में वहां के लोकल सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पर चले गए। और यह स्ट्राइक महीनों तक चली, जिसके चलते जम्मू और कश्मीर में सफाई की एक ऐसी समस्या तैयार हो गई कि महामारी का डर फैलने लगा। यह एक ऐसी समस्या थी कि जिसका तोड़ जम्मू और कश्मीर की सरकार के पास नहीं था। क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक ऐसे काम के बारे में जो काम कोई नहीं करना चाहता, हम तो सोचना भी नहीं चाहते। तब उस वक्त के जम्मू और कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बख्शी गुलाम मोहम्मद ने एक तरकीब निकाली कि अन्य राज्यों से सफाई काम करने के लिए लोगों को बुलाया जाए, क्योंकि वो भली भांति जानते थे कि ये काम करने के लिए वहां के नागरिक तैयार नहीं होंगे, ना वहां के मुसलमान तैयार होंगे, ना वहां की ऊंची जाति के हिंदू तैयार होंगे, और ना ही अन्य जाति के दलित तैयार होंगे। क्योंकि सदियों से ये काम समाज की सिर्फ एक ही कम्युनिटी करती आ रही है, जिन्हें हम भंगी कम्युनिटी कहते हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं, हम डॉक्टर बन सकते हैं, हम इंजीनियर बन सकते हैं, हम लोहार बन सकते हैं, हम सुतार बन सकते हैं, हम नाई तक बन सकते हैं, हम कसाई तक बन सकते हैं, लेकिन हम भंगी नहीं बन सकते। इसीलिए ये काम करने के लिए समाज में एक ही कम्युनिटी है, और वो है भंगी कम्युनिटी। और इस बात को बख्शी गुलाम मोहम्मद बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने एक तरकीब निकाली कि हम अन्य राज्यों से इस कम्युनिटी के लोगों को जम्मू और कश्मीर में बुलाएंगे और उन्हें यहाँ पर बसाएंगे। उनकी खोज जारी हुई, और उनकी खोज खत्म हुई पंजाब के गुरदासपुर और अमृतसर में, जहां पर पीढ़ियों से रहने वाले वाल्मीकि समाज के लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया कि आप जम्मू और कश्मीर में आओ, हम आपको रहने के लिए परमानेंट घर देंगे, सरकारी नौकरियां देंगे, और आपके बच्चों के एजुकेशन का भी ख्याल रखेंगे। हजारों सालों से जिनकी जनरेशंस एक ही काम करती हो, उनके सामने एक सुनहरा मौका था धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में अपने आप को बसाना और अपनी आने वाली जनरेशन के खुशहाली का ख्वाब देखना। शायद यही लालच उनको पंजाब से जम्मू और कश्मीर ले गया। 200 से ज्यादा फैमिलीज माइग्रेट कर गई पंजाब से कश्मीर में। वहां पर उनको रहने के लिए घर मिले, सरकारी नौकरी मिली, और उनके बच्चों को वहां के स्कूल में एडमिशन भी मिल गया। और यहाँ तक कि जम्मू और कश्मीर की गवर्नमेंट में स्पेशल एक्ट के तहत ये सारी प्रोविजंस की, क्योंकि आर्टिकल 35A के चलते जम्मू और कश्मीर के बाहर के लोगों को जम्मू और कश्मीर में नागरिकता नहीं मिलती। लेकिन जम्मू और कश्मीर के उस वक्त की सरकार ने इनसे ये वादा किया यहाँ की नागरिकता देंगे और तमाम वो सारी फैसिलिटीज देंगे
जो हम यहाँ के अन्य नागरिकों को देते हैं। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था। वाल्मीकि समाज के लोगों के पास सरकारी नौकरी थी, रहने के लिए अपना खुद का घर था और उनके बच्चे स्कूल में पढ़ भी रहे थे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो एक ऐसी अंधेरी गुफा की तरफ जा रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं। कुछ सालों बाद जब वहाँ के लड़के अपना स्कूल खत्म करके कॉलेजेस में एडमिशन के लिए गए, तब उनसे पीआरसी मांगा गया, परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट। वो बच्चे शॉक हो गए क्योंकि उनके पास तो पीआरसी था ही नहीं। वो गवर्नमेंट के पास गए और उनसे मांगा कि हमें यहाँ पर एमबीबीएस करना है, हमें यहाँ पर इंजीनियरिंग करना है, हमें यहाँ पर पीएचडी करनी है, हमें पीआरसी चाहिए। तब उनके मुंह पर मारा गया आर्टिकल 35A और उनसे कहा गया कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 35A जो लोग 1954 से 10 साल पहले यहाँ पर नहीं रहते थे उन्हें परमानेंट नागरिकता नहीं दी जा सकती। इस बात से मानो उस पूरे समाज के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। एक ऐसा धोखा उनको मिला जिसकी शायद उन्होंने कभी उम्मीद तक नहीं की होगी। लेकिन बुरा अभी भी होना बाकी था। जब उन सफाई कर्मचारियों की प्रमोशन की बात आई तब उन्हें पता चला कि उनके प्रमोशन का कोई प्रोविजन ही नहीं है। मतलब अब पूरी जिंदगी उनको सिर्फ एक ही काम करना था और वो था वहां के टॉयलेट साफ करना, वहां की साफ सफाई करना और वहां के लोगों के मैलों को अपने सर पर उठाना। उस दौर में टॉयलेट्स आज की तरह नहीं होते थे। कई जगहों पर ऐसे टॉयलेट होते थे कि जिसको साफ करने के लिए इंसान को खुद फावड़ा लेकर उस गंदगी में उतरना पड़ता था। उसको अपने हाथों से उस गंदगी को बोरी में भरना पड़ता था और अपने सर पर उसे ढोना पड़ता था। ये बात सुनने में जितनी अजीब लग रही है वो देखने में कितनी विचित्र होगी। शायद आप और हम लोग इसके बारे में सोचना नहीं चाहते क्योंकि हमारा समाज सब कुछ एक्सेप्ट करता है लेकिन गंदगी एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन बुरा होना अब भी बाकी था। जब उनके बच्चों ने वहां के सरकारी जॉब्स के लिए एप्लीकेशन भेजना स्टार्ट किया तब उन्हें जो बात पता चली जिससे उनके सर के ऊपर का आसमान ही फट गया। और वो बात ये थी कि ना सिर्फ वो जनरेशन बल्कि उनके आने वाले अनगिनत जनरेशन को कोई और सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। उन्हें सिर्फ और सिर्फ वही काम करना होगा चाहे वो कितने भी ज्यादा पढ़े लिखे क्यों ना हो। जिस उम्मीद को लेकर ये लोग अपना सब कुछ छोड़ के कश्मीर की वादियों में जाकर बसे थे उस उम्मीद को ही मार डाला गया। और वो उम्मीद थी उनके बच्चों का फ्यूचर। उनके बच्चों के फ्यूचर को इस तरह से रौंदा गया, उनकी आत्माओं को इस तरह से छन्नी कर दिया गया कि अब उनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। उनके जगह पर कोई और कम्युनिटी होती तो शायद वो वहां पर लड़ती झगड़ती, वहां से निकल जाती और किसी और राज्य में जाकर बस जाती। लेकिन सदियों से जिस कम्युनिटी को गुलाम बनाकर रखा हो उस कम्युनिटी में लड़ने की हिम्मत कहां से होगी। बहरहाल परमानेंट जॉब और हक का घर छोड़कर जाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई और वो लोग अंधकार की उस दुनिया में वैसे ही बस गए। आज तक इस कम्युनिटी के बारे में कभी बात नहीं की गई, कभी ये नहीं बोला गया कि इनके साथ अन्याय हुआ है। किसी भी पार्टी की मैनिफेस्टो में तक ये बात नहीं थी कि अगर हम चुनकर आएंगे तो हम इन वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ न्याय करेंगे, क्योंकि इन लोगों के पास तो पीआरसी थी नहीं, मतलब इन लोगों के पास वोट डालने का अधिकार ही नहीं था। अब डेमोक्रेसी में जिसके पास वोट डालने का अधिकार नहीं है वो लोग इंसान ही नहीं है। इसलिए कभी उनकी तरफ से किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आवाज नहीं उठाई, किसी टेररिस्ट ने आज तक उनको नहीं मारा, क्योंकि वो टेररिस्ट भी जानते हैं क्योंकि अगर हमने इन्हें मार दिया तो वो काम कौन करेगा जो ये लोग सदियों से करते आ रहे हैं। टेररिज्म भी सिलेक्टिव होता है। हालांकि 2019 में आर्टिकल 370 और 35A के हटने के बाद कश्मीरी वाल्मीकि लोगों को डोमिसाइल मिलना शुरू हो गया। मतलब अब वो लोग वहां के परमानेंट रहवासी कहलाएंगे। उन्हें वोट का अधिकार मिला। शायद अब उनके साथ जस्टिस होगा, शायद अब उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, शायद अब उनके बच्चों को सरकारी नौकरियां मिलेगी, शायद अब उनके बच्चों को और उनके आने वाली जनरेशन को वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो अन्य राज्यों के एससी कम्युनिटी को मिलती है। लेकिन इस सारी बातों में हम ये बात भूल जाते हैं कि उनकी चार जनरेशन कश्मीर की उस वादियों में सड़ गई। कोई न्यूज चैनल, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट वहां पर नहीं गया। शायद उन लोगों की चीख कश्मीर की वादियों के बाहर कभी जा ही नहीं पाई, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो लोग कभी चीखे ही नहीं, क्योंकि उनकी आवाज को तो हमने सदियों पहले दबा दिया था। कोई इसके बारे में बात नहीं करता क्योंकि हमारे नजरों में ये लोग इंसान ही नहीं है। या फिर हम जानते हैं कि अगर इनके बारे में बात की और इनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में हम लेकर आए तो ये काम कौन करेगा जो ये लोग कर रहे हैं। ये सवाल हम सब से है और शायद इसका जवाब हम में से किसी के पास नहीं। इस वीडियो को भले ही आप लाइक ना करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ना करें, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि लोगों को पता चले
कि कश्मीर में कुछ ऐसा भी हुआ था जिसके बारे में हम नहीं जानते। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।